नमस्कार। मैं बबीता कोमल नलबाड़ी असम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बुजुर्गों को हम किस तरह समझ सकते हैं और हम उन्हें अपनी बात किस तरह से समझा सकते हैं। बुजुर्ग यानी घर की बरगद की छाव, घर का बरगद का पेड़। बहुत दिन पहले मैंने एक पंक्ति लिखी थी और वो पंक्ति कुछ इस तरह से थी। कौन कहता है बुजुर्ग होते हैं घर में बोझ, मैंने देखा है बरगद के पेड़ को छांव घनी देते हुए। जी हाँ, ये हमारे जो बुजुर्ग है, ये जो पीढ़ी है, ये वही है जो हमें बरगद के पेड़ की तरह छांव देती है, हमें अपनी छाया में हमेशा के लिए रखती है। लेकिन आज के ज़माने में नहीं कहूँगी, ये शुरुआत से ही ऐसा है कि इस पीढ़ी में और वर्तमान पीढ़ी में और जो हमारी नेक्स्ट जो पीढ़ी होती है, हमारे बच्चों की जो पीढ़ी होती है, इनमें आपस में बहुत सारी दूरियां आ जाती है, बहुत सारे डिफरेंसेज क्रिएट हो जाते हैं और उन डिफरेंसेज के कारण हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं और ये हमें नहीं समझ पाते। ये मेरे घर की कहानी है। मैं लेफ्टी हूँ और मेरे ससुर जी भी लेफ्टी है, मतलब पापा नलवाड़ी पापा लेफ्टी है और मेरा बेटा जो छोटा वाला बेटा है वो भी लेफ्टी है। हमारे घर में कुछ गेस्ट एक दिन आए थे, कुछ मेहमान हमारे यहाँ आए थे और बहुत क्लोज रिलेटिव थे हमारे। वो आए और उन्होंने भविक को कुछ लिखते हुए देखा, मेरे बेटे को, और उनके मुंह से निकला कि तुम भी लेफ्टी हो क्या? निर्मल भी लेफ्टी है। मतलब उन्होंने पापा के लिए कहा कि वो भी लेफ्टी है, भविक भी लेफ्टी है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं भी लेफ्टी हूं और मैंने साथ में उसमें एक सेंटेंस और जोड़ दिया। मैंने आगे उनसे कहा कि हर एक पीढ़ी में एक आदमी लेफ्टी है। उन्होंने पलट के मुझसे जवाब किया, हर एक पीढ़ी में कैसे? तो मैंने कहा कि पापा की पीढ़ी में पापा लेफ्टी है, मेरी पीढ़ी में मैं लेफ्टी हूं और भविक की पीढ़ी में भविक लेफ्टी है। तो इस तरह से 3 पीढ़ियों में हर एक पीढ़ी में एक एक आदमी लेफ्टी हो गया। उन्होंने मुझे पलट के कहा, तुम इस घर की कैसे हो सकती हो? निर्मल की पीढ़ी में निर्मल लेफ्टी है, भविक की पीढ़ी में भविक लेफ्टी है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी में तुमको हम लेफ्टी कैसे मान ले? तुम तो इस घर की हो ही नहीं, तुम तो दूसरे घर से आई हो। उन्होंने मुझे ये जवाब दिया पलट के। मैं बहुत खुश होती उस समय अगर वो मेरी ननद रेनू दीदी, जो मेरी ननद है, उनको वो इस घर का मान लेते। रेनू दीदी का जिक्र आता है, नंदों का जिक्र आता है, तब भी वो ये घर उनका नहीं है, तब उनका जो ससुराल है वो उनका घर है। मैं इस घर की बहू हूं इसलिए ये घर मेरा नहीं है। तो फिर मेरा घर कौन सा है? मेरा घर कौन सा है फिर? ये एक सवाल है जिस सवाल से बुजुर्गों की सेवा जुड़ी हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये मेरे घर की कहानी है। मेरे संस्कार बीच में आ रहे थे, मेरी उनके लिए जो रेस्पेक्ट था वो बीच में आ रहा था कि मैं उनसे पूछ नहीं पाई कि आप फिर ये घर किसका है? फिर आप ये तो बताइए कि रेनू दीदी का घर है ये। लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़े थे, मैं चुप रह गई। लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम ना तो बहू को इस घर का सदस्य मान सकते हैं और ना बेटी को इस घर का सदस्य मान सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि इस घर की सदस्य आखिरकार है कौन। इस घर में पैदा हुई बेटी इस घर की सदस्य है कि दूसरे घर से इस घर में आई बहू इस घर की सदस्य है? आप कहोगे 100% बहू इस घर की सदस्य है, क्योंकि बेटी तो अपने घर चली गई है और डेफिनेटली टाइम के साथ साथ बहू होती है, उसी के हाथ में आने वाले समय में इस घर के सारे राइट्स आने वाले होते हैं जो आज सास के हाथ में है। तो डेफिनेटली बहू ही इस घर की सदस्य हुई। तो हम उसे पहले दिन से इस घर की सदस्य क्यों नहीं मानते हैं? एक किस्सा और बताती हूँ, परसों मेरे सामने आया है। बहुत मार्मिक किस्सा है, बहुत संवेदनशील किस्सा है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक बहन का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि दीदी आप बार बार कहती है कि हमें समझौते कर लेने चाहिए, हमें समझौते कर लेने चाहिए, लेकिन कुछ पुराने घाव ऐसे होते हैं, कुछ पुरानी टिस ऐसी होती है कि उनका दर्द आज भी हमें बहुत बेचैन करता है। मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रही है। मैंने उनसे कहा ऐसा कोई घाव नहीं होता जिसे वक्त के साथ भरा ना जा सके। तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आज के 20 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरी शादी को 6 महीने हुए थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तब मेरी सास मुझे बहुत ताने दिया करती थी। कहा करती थी कि आजकल तो इंसान पैदा नहीं होते, हाथी घोड़े पैदा होते हैं, इसीलिए बहू की तबीयत इतनी खराब रहती है। या फिर ये कहा करती थी कि इससे काम नहीं होता, इसलिए हर दिन बहाना बना के बैठ जाती है। मैंने उनसे कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो आम किस्सा है, ये तो आम बात है जो मोस्टली घरों में कहने और सुनने के लिए मिल जाती है। इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा आपको कह दिया गया है कि आप उसको दिल पे लगा के बैठ जाओ। वो बड़े हैं तो आप उसको
अवॉइड भी कर सकते हो। तो वो कहने लगी कि दीदी आप मेरी बात पूरी सुनिए, और उन्होंने मुझे आगे बताया कि एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि वो बेहोश हो गई। बेहोश जब हो गई तो किसी ने उनको रूम में ले जाके लिटा दिया, या डॉक्टर को दिखाया, जो भी किया होगा। जब उनकी आंख खुली, उस बेहोशी से वो टूटी, या उनकी जब अचानक से आंख खुली, तो उनकी सास किसी से फोन पे बात कर रही थी बगल वाले रूम में। सास को पता नहीं था बहू की बेहोशी टूट चुकी है, बहू को होश आ चुका है, और वो फोन पे किसी से कह रही थी कि मेरे जीवन में तो यही लिखा हुआ है, आज तक मैंने अपने सास ससुर की सेवा की, और अब मेरी किस्मत के अंदर ये बहू बीमार रहने लग गई, अब मुझे जीवन भर इसकी सेवा करनी पड़ेगी। मेरी किस्मत में तो यही लिखा हुआ है। वो सास ये वाला डायलॉग किसी को फोन पे कह रही थी। अब उस लेडी का जो फोन आया, जिन बहन का मेरे पास फोन आया, वो कह रही थी कि दीदी मैं चाह कर भी उनकी उस तरह से सेवा नहीं कर सकती जिस तरह से मुझे करनी चाहिए, क्योंकि जब उनको मेरी सेवा करनी थी, केवल मैं तो एक दिन बीमार हुई थी, तब उन्होंने उस सेवा को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था, या इस तरह से पेश कर दिया था कि उनकी किस्मत खराब है क्योंकि वो एक दिन मेरी सेवा कर रही है। या मेरी सेवा भी क्या करनी थी, मुझे तो लेटा के रूम में ही सुलाना था, घर का काम बंद करना था, खाना बनाना था। मैं अकेली थोड़ी खाने वाली थी, पूरा घर पूरा परिवार खाने वाला था। अगर उन्होंने वो खाना बना लिया तो उसमें उन्होंने मेरी क्या सेवा कर दी। आज तो मुझे उनकी सेवा करनी पड़ रही है। आज तो वो बीमार है, वो बिस्तर में है, मुझे उनको हाथ से खाना भी खिलाना है, उनको नहलाना धुलाना भी है, उनके सारे काम करने हैं। आप बताइए मेरा मन कैसे जाएगा कि मैं उनकी सेवा करूं। वो एक डायलॉग उनकी सास ने कहा था, एक डायलॉग, कि मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, पहले मैंने अपने सास ससुर की सेवा की और अब मुझे अपनी बहुओं की सेवा कर रही है। मेरी किस्मत ही इतनी फूटी हुई है। वो भी तब जब वो केवल एक दिन बिस्तर में लेट गई थी बेहोशी के कारण। जिस दिन सास के हाथ में पावर थे, उन्होंने कह दिया, भूल गई कि एक दिन ऐसा आएगा जब अधिकार स्थानांतरित हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आज जिस घर की चाबी मेरे हाथ में है, जो पावर मेरे हाथ में है, जिस दिन मैं असमर्थ हो जाऊंगी, जिस दिन मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जिस दिन मैं बीमार रहने लगूंगी, ये सारे के सारे पावर बहू के हाथ में जाएंगे, और तब वो बहू ही है जो मेरी सेवा करेगी, मेरा ध्यान रखेगी। ये सास उस समय भूल जाती है जब उसके हाथ में पावर होते हैं, उसके हाथ में ताकत होती है, जब वो जवान होती है थोड़ी, वो इतनी बूढ़ी नहीं होती है। और ये सारी की सारी चीजें, जैसा कि बताया था कि अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में जमा होती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब खुद के हाथ में पावर आते हैं, खुद को इन चीजों को रिपीट करना होता है, तो वो एक साथ धड़ल्ले से आके सबके सामने प्रकट होती है। एक किस्सा और बताती हूँ। जब से मैंने लिखा है कि मैं बुजुर्गों के लिए लिखना चाह रही हूँ, तो मुझे बहुएं सब किस्से भेज रही है कि दीदी हम चाहते हैं हमारे परिवार में सुख शांति रहे, हमारे परिवार में बहुत अच्छा सौहार्द का माहौल रहे, हमें हमारे सास ससुर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें भी तो हमें समझना होगा जितना हम उन्हें समझना चाहते हैं। एक और किस्सा बताती हूँ। ये किस्सा भी आज का किस्सा है, मतलब 5 साल पुराना किस्सा है। ये जो मैंने पहले बताया वो तो चलो मैं मान लेती हूँ 20 साल पुराना किस्सा था। अभी मैं 5 साल 6 साल पुराना किस्सा बताती हूँ आपको कि आज भी हम कैसे समाज में जी रहे हैं, कैसी दुनिया में जी रहे हैं। किस्सा मेट्रो सिटी का है, बॉम्बे का है, कोई गांव का नहीं है। बहू ससुराल में आती है, उसे गोंद के लड्डू बहुत पसंद होते हैं। गोंद के लड्डू आपके यहाँ भी बनते होंगे, हमारे यहाँ बहुत बनते हैं। मायके में वो बहुत शौक से गोंद के लड्डू खाया करती थी। ससुराल आती है, सास गोंद के लड्डू बना रही होती है और सास अपनी बहू से कहती है कि तुम एक बार टेस्ट करके बताओ इसमें चीनी हुई कि नहीं। शादी के 20-25 दिन बाद बहू एक प्लेट हाथ में लेके आती है, गोंद के लड्डू जो कढ़ाई में रहते हैं जहां पे चीनी मिला रही होती है सास, उसमें चम्मच डालती है और कटोरी में जैसे ही वो लड्डू को डालने लगती है, उसकी सास उसका हाथ पकड़ लेती है। बहू चौंक जाती है कि उससे क्या गलती हो गई, और सास उससे कहती है तुम आज ही माजी नहीं हो गई अपने आप लेके खाने के लिए, तुम्हें मैं दूंगी तब तुम खाओगी। घर में नई चीज बनी है, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना खा लो। और वो बहू कहती है कि वो दिन और आज का दिन 5 साल हो गए, उससे गोंद का लड्डू अपने मुंह पे रखा नहीं जाता है। उसका मन नहीं होता कि वो गोंद के लड्डू खाए। एक बार सहज रूप से बोली गई बात कितनी कड़वी हो जाती है और रिश्तों में कितनी कड़वाहट घोल देती है, इसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कहने में हम कह जाते हैं, हम सोचते नहीं है कि ये बहू है, ये दूसरे घर से आई है, हमारे घर को अपना बनाने के लिए आई है। इसे हम अपना तो समझे पहले।
मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेगी जब वो लड्डू कढ़ाई में से लेना चाहेगी। कोई भी दुनिया की माँ अपनी बेटी के लिए कहेगी कि मेरे जीवन में तो ऐसा ही लिखा हुआ है, इतने दिन में सास ससुर की सेवा कर रही थी और अब मुझे बेटी की सेवा करनी पड़ रही है। दुनिया में कोई माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं करती, लेकिन वो अपनी बहू के लिए ऐसा जाने अनजाने में कर देती है। उन सारे रीति रिवाजों के नाम पे कर देती है, उन सारे ढकोसलों के नाम पे कर देती है जो उसने सुनते आए थे, जो वो सुनती आई थी। ऐसी ऐसी सास मैंने देखी है, ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहां बहू को हाथ में अनार पकड़ा दी जाती है, वो पूरे परिवार के लिए अनार छील देती है और जब बहू के लिए छीलने की बारी आती है तो कह देती है मेरे और भी बहुत काम है, तुम अपनी छील लो और खा लो। ऐसे ऐसे सास मैंने देखी है। ऐसे ऐसे सास देखी है जो बेटे को चाय का कप देने में जिनको गुरेज नहीं है, लेकिन अगर बहू को उन्हें चाय का कप देना है, बहू को दूध का ग्लास पकड़ाना है या कुछ पकड़ाना है तो कह देती है कि तुम्हारी केयर करती हूं मैं, नहीं तुम मैं देने वाली थी क्या? तुम्हारी केयर करती हूँ, तुम्हारे लिए चिंता होती है, मुझे चाहती हूँ कि तुम्हारे पेट में कुछ चला जाए इसलिए तुम्हें दे रही हूँ, नहीं तुम मैं कोई पहुंचाने वाली थी तुम्हारे कमरे के पास। और वो सास जो अपने बेटे को 5 बार पहुंचाने के लिए चली जाती है। ये बातें छोटी छोटी है लेकिन इतनी कड़वी होती है। जब इनका समय आता है, जब इनके हाथ में पावर आता है, तो आप सोचिए कि कैसे उस बहू का मन जाएगा कि वो आपकी उस शिद्दत से सेवा कर दे जिस शिद्दत से वो करना चाहती थी या कर सकती थी। मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो शब्द होते हैं ना, जो मुंह से एक बार निकल जाते हैं वापस लौट के नहीं आते, हम इनको संभाल के रखें, इन्हें बहुत प्यार से खर्च करें। ये चीज भूल के, ये चीज ना भूले कि एक दिन इनका भी समय आएगा। ये चीज हम कभी नहीं भूले। जैसे कि आज हम बच्चों के लिए कह देते हैं, हम बड़ी आसानी से बच्चों के लिए कह देते हैं कि हमने बच्चों को संस्कारित नहीं किया तो आने वाले समय में वो कैसे अपना अच्छा हमारे साथ में प्रस्तुत करेंगे। हम बड़े आराम से आज ये बात कहते हैं और इस पे इवन सेमिनार भी होती है। कल भी ये विषय आया था कि हमें एक वर्कशॉप करनी चाहिए बच्चों के लिए जहां हम बच्चों को संस्कार सिखा सके। बच्चों को संस्कार सिखाने के मायने क्या है कि बच्चे जब बड़े हो जाए तो वो सारी की सारी चीजें अच्छे से करे जो उन्हें करनी चाहिए। आज हम बच्चों को केवल और केवल एक स्टूडेंट बनाने के पीछे लगे हुए हैं, तो हम उनसे कैसे उम्मीद करें कि वो आने वाले समय में हमारे बेटे भी बनेंगे। हम उनके मेंटर नहीं बनते, हम उनके टीचर बने हुए हैं। जब हम उनके टीचर बने हुए तो केवल स्टूडेंट बनेंगे। जैसे टीचर उनके दिमाग में फीड करते हैं कि आपको ये बनना, आपको ये बनना, आपको ये बनना, आपको ये बनना, वही बच्चों के दिमाग में हम फीड कर रहे हैं, तो वो बच्चे स्टूडेंट्स ही बनेंगे। वो बच्चे हमारे बेटे नहीं बनेंगे, वो बच्चे हमारी केयर करने वाले नहीं बनेंगे। सेम यही चीज इस रिश्ते में भी लागू होती है, एकदम उसी अंदाज में, उसी मेथड से और उसी तरह से। इस पीढ़ी को जब हम पूरा सम्मान नहीं देंगे, मान नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, तो जब इनके हाथ में पावर आ जाएंगे, जब इनके हाथ में सत्ता आ जाएगी, इनसे हम कैसे उम्मीद करें कि ये हमें वो सम्मान दे पाएंगी जो हमें मिलना चाहिए। और वो सम्मान हमें नहीं मिलता है। ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको बताए हैं जो बहुत छोटे आपको लगेंगे। गोंद का लड्डू कैसे रिश्तों में कड़वाहट घोल सकता है। एक सेंटेंस कहा हुआ, वो भी फोन पे किसी को कहा हुआ सेंटेंस, कैसे रिश्तों में कड़वाहट घोल सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सच में काम करती है। तो ये जो जबान है हमारी, हम बोलने के पहले सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं। और फिर जब ये बहू लोग जब सामने जवाब देना शुरू होती है, शादी के 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, जब इनकी जबान खुलती है और जब ये हमसे बराबरी करने लगती है, जब ये जवाब देना शुरू करती है, तब हम बहुत आसानी से कहते हैं कि ये पीढ़ी मुंहफट है। इनको मुंहफट हमने बना दिया है। मुंहफट ये उसी दिन हो सकती थी जिस दिन हमने इनके खिलाफ कुछ बोला था। ये उस दिन डरती है क्योंकि उस घर में उन्हें अभी सत्ता नहीं जमाई है, उस घर में अभी उन्होंने प्रवेश लिया है। जिस दिन उनके हाथ में सत्ता आ जाती है उस दिन फिर वो अपना रंग दिखाना शुरू करती है। और दुनिया में 90% लोग ऐसे ही होते हैं। हम भी वही करते हैं और वो भी वही करती है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। तो हमें समझना होगा, इन छोटी छोटी बातों को हमें समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें यह निर्णय लेना होगा कि सच में गलतियां कहाँ हो रही है। और जिन बहुओं को ऊपर हम पूरा दोष डाल देते हैं, ये वो बहुएं ही हैं जो सच में सास ससुर की सेवा करती है बुढ़ापे में। बेटे उतनी सेवा नहीं करते जितनी बहुएं करती है। हम एक घर के अंदर जाके ये चीज देख सकते हैं। मैं उन घरों की बात नहीं कर रही हूँ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, उनके लिए तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैं आज में उनकी बात नहीं करूंगी। जो सच में बिल्कुल निर्जलता की, जिन्होंने हदें पार कर दी है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके घर में आज भी शालीनता है, आज भी इज्जत है, आज भी जो साथ में बन बैठ के रहते हैं। मैं उन घरों की बात कर रही हूं। तो मैं क्या कहना चाहती हूं, मेरे बात को समझने की केवल एक पॉइंट अगर समझ में आ जाए कि जब हमारे हाथ में सत्ता है तब हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि 20 साल बाद
हमारे साथ किस तरह का बिहेव सामने वाला करने वाला है, या किस तरह से वो रिएक्ट हमारे साथ करने वाला है। और यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत उन बहुओं की आती है जिन्होंने जीवन भर अपने सास ससुर की सुनी होती है, सास ससुर से दब के रही होती है, और एक समय ऐसा आता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें उनकी भी सुननी होती है। और उनकी किस मायने में सुननी होती है, क्योंकि वे आज की पीढ़ी है, वे आज के लोग हैं और उनकी सोच बहुत ज्यादा अलग होती है। तो उस सोच को और इस सोच को मिलाने में बीच वाली पीढ़ी को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां जिन बहुओं की शादियों को 20 साल 22 साल इवन 25 साल हो गए, वो बहुएं अपनी सास की परमिशन के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती। उन्हें अपनी सास की परमिशन की आवश्यकता होती है। हम जो कहते हैं कि आजकल कहाँ, आजकल तो बहू लोग बिल्कुल सर पे नाचती है सास के, इस बात को मानने में मैं थोड़ा गुरेज करती हूँ। मुझे दिक्कत है इस बात को मानने में, क्योंकि मैं एक नहीं हजारों लाखों ऐसे घर जानती हूँ जहां पे सच में आज भी बहुओं के साथ अत्याचार किया जाता है। मैंने ऐसे घर कम देखे हैं जहां सास के ऊपर अत्याचार होते हैं, मैंने ऐसे घर ज्यादा देखे हैं जहां बहुओं पे ज्यादा अत्याचार होते हैं। और सास पे भी जिन घरों में अत्याचार होते हैं, वो अत्याचार इस मायने में होते हैं कि उस परिवार के लोग बड़े लोगों के पास जाके बैठना बंद कर देते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि वो नुक्ताचीनी करते हैं या फिर उनमें कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं। और जब आज की पीढ़ी के सामने कुछ नुक्ताचीनी होगी, उन्हें उनसे प्यार से बात नहीं की जाएगी, उनकी टांग पूछ खींची जाएगी, तो डेफिनेटली कि वो लोग उन लोगों के पास जाके बैठेंगे नहीं, उन लोगों से दूरी बना लेंगे। और इस तरह से जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने ही घर में उपेक्षित हो जाते हैं। उन्हें हर एक जगह उपेक्षा महसूस होती है, क्योंकि उस उपेक्षा को वो खुद कैरी कर लेते हैं। जबकि होता ऐसा है कि ये बुजुर्ग भी नहीं चाहते कि घर में अशांति हो, और जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, वो भी नहीं चाहती, घर का एक भी मेंबर नहीं चाहता है घर में अशांति हो। हर कोई चाहता है घर में सौहार्द का वातावरण रहे, घर में शांति रहे। लेकिन ये जो हमारी वाणी पे, वचनों पे जो हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम कुछ भी बोल देते हैं, उसकी वजह से सारी समस्याएं शुरू होती है। और ये समस्याएं बहुत बड़ा रूप आने वाले समय में ले लेती है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा गिल्ली मिट्टी होता है, उसे हम जिस आकार में ढालते हैं वो ढल जाता है, वैसे ही जब बहू ससुराल में आती है तो वो इस भावना के साथ तो बिल्कुल नहीं आती है कि वह बदनाम हो जाए या फिर वह अच्छी बहू का खिताब अपने नाम ना करे। तो वो अच्छा ही करना चाहती है, वो अपने लेवल पे अच्छा ही करती है। लेकिन जब इस तरह की चीजें बहू के साथ होती है, जैसा कि मैंने बताया, उसे बिल्कुल से अलग कर दिया जाता है। मैं मान के चलती हूँ कि जब मेरे जैसे घर में, जहाँ पे मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा सौहार्द का वातावरण है, सब कुछ हम बहुत मिलजुल के रहते हैं, वहां अगर कोई हमारे ही परिवार का कोई वरिष्ठ आदमी आके अगर ये कह दे कि तुम तो इस घर की हो ही नहीं, तो आप सोचिए कि फिर लेवल कहां तक जाता है इस सोच का कि बहू को हम आज भी हमारे घर की सदस्य नहीं मान पाते, उसे समझ नहीं पाते हैं। एक जो प्रश्न बहुत कॉमन मेरे पास आया है, उस प्रश्न पे मैं चर्चा करना चाहूंगी। मैं भी आप सबकी मुझे सहयोग न मिले या जो माएँ हैं वो इस बात का ऑब्जेक्शन करे, फिर भी मैं अपनी बात रखना चाहूंगी, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और घरों को तोड़ने का बहुत बड़ा कारण है। और ये सवाल है कि जिन मम्मी पापा के, जिन माँ बाप के एक बेटा बाहर रहता है या 2 बेटे 3 बेटे बाहर रहते हैं और एक बेटा उनके पास रहता है, उनके पास रहने वाले बेटे बहुओं की, इसमें बेटे भी शामिल हो गए, अब इसमें बहू नहीं है केवल, इसमें बेटे भी शामिल है। और उन बेटे बहुओं की शिकायत होती है कि हमसे तो कोई प्रेम ही नहीं है, जितना भी प्रेम है वो सारा का सारा जो बाहर रहते हैं उन पे उड़ेला जाता है। हमसे कोई प्रेम नहीं है, कोई मोह नहीं है। हमारा बर्थडे एनिवर्सरी आके चला जाता है, हमें तो विश करने का भी टाइम नहीं है, लेकिन उनका बर्थडे एनिवर्सरी पे उनको पेमेंट भेजा जाता है, उनको पैसे भेजे जाते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि ये इस तरह की चीजों की वजह से जो आज की पीढ़ी आ गई है, वो पीढ़ी अपने पापा के साथ बिजनेस नहीं करना चाह रही है। क्योंकि आप मान के चलो, आज के दौर में नहीं, आज के 100 साल पहले भी, 200 साल पहले भी, 500 साल पहले भी, हजारों साल पहले भी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज भी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। न पैसे की वैल्यू तब कम थी और न आज कम है। और इस पैसे की वजह से घर में जितने झगड़े होते हैं, वो सबसे बड़ा पॉइंट होता है जिसमें बहू का हाथ नहीं होता, बेटे का हाथ होता है। पैसों की वजह से जो घर टूटते हैं वो बहू नहीं तोड़ती है कभी भी, वो बेटों की वजह से घर टूटते हैं। ये पैसा बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और मैंने एक कहानी लिखी थी बहुत दिन पहले। वो कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक पिता थे, उनकी दुकान थी छोटी सी, उन्होंने अपने 2 बेटों को पाल पोस के बड़ा किया। एक बेटा था, उसका पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, तो वह बिजनेस के लाइन में चला गया। और दूसरा बेटा था, वह काफ़ी अच्छा पढ़ने में था, तो वह पढ़ लिख के बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया।
जब वह डॉक्टर बन गया तो वह कहीं बाहर जाके, अमेरिका या कहीं जाके शिफ्ट हो गया, और इधर जो दूसरा बेटा था उसने पापा की उस दुकान को, जो वो छोटी सी दुकान थी, उसको अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे बहुत बड़ा किया और बहुत बड़ा बिजनेस उसी दुकान से सेटअप कर लिया। और एक दिन वो काफी करोड़पति अरबपति हो गया, मतलब बहुत पैसे वाला हो गया। वो जो अमेरिका जो बेटा रहता था वो देखता था कि उसका भाई बहुत पैसे वाला हो गया है और वो भी अपने पापा की दुकान पे, तो उसके मन में लालच आ गया। उसके पास भी पैसे कम नहीं थे, लेकिन इस भाई के कंपेयर में कम हो गए थे जो बिजनेसमैन था। तो वो एक दिन अपने पापा के पास आता है और अपने पापा से आके कहता है, वो आता था ऐसे भी साल में 1-2 बार मिलने के लिए अपने मम्मी पापा से आके, तब तक उनके यहाँ प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ होता है। तो वो पापा उसकी बात सुनते हैं ध्यान से और उसे कहते हैं कि तुम कल मेरे पास आना। और दूसरे दिन जब बेटा उनके पास जाता है तो अपने उस बेटे को भी अपने पास बुलाते हैं जिसके पास वो रह रहे होते हैं। दोनों को एक दूसरे के पास खड़ा करते हैं और दोनों को 2 कागज पकड़ाते हैं। वो जो फॉरेन वाला बेटा होता है वो चौंक जाता है, लेकिन जब उसके पापा कहते हैं कि तुम इस कागज को पढ़ो, तो वो उस कागज को पढ़ता है। उस कागज में लिखा हुआ होता है, ये हम सबके लिए बहुत काम की चीजें हैं। उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत काम की कहानी है जिनका कोई बेटा बाहर रहता है, उनके लिए बहुत काम की कहानी है। आप सुनिएगा अच्छे से। जब वो बेटा जब उस पेपर को पढ़ता है तो उस पेपर में लिखा हुआ होता है क्लास 10 तक दोनों बच्चों पे बराबर खर्च। उन्होंने आज तक अपने बच्चों पे जितना खर्च किया होता है उसकी वो लिस्ट लिखी हुई होती है। उसके बाद में क्लास 11 से लेके बीकॉम की पढ़ाई तक जो भी डिग्री दोनों ने हासिल की, इस बेटे के लिए खर्च किए 20,000 रुपए जो बिजनेसमैन बनता है, और उस बेटे के लिए खर्च किए 20 लाख। फिर आगे के कैलकुलेशन में लिखा हुआ होता है कि इस बेटे को बिजनेस बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए, और उस बेटे को जब वो डॉक्टर बन गया था, वो अच्छे पद पे आ गया था, उसके बाद में भी जो इंटर्नशिप चल रही थी और कुछ कुछ चल रहा था, तो उसे यहाँ से खर्चा हर महीने 5,000 रुपए भेजा करते थे। और फिर आगे ये जो खर्च हुए थे इस पे, तो 10 लाख इसको बिजनेस करने के लिए दिया था और उसको 20 लाख उसकी पढ़ाई पे खर्च किया हुआ था। उसका ब्याज निकाला हुआ होता है और उस ब्याज को निकाल के उसका जो रिटर्न आना चाहिए वो लिखा हुआ होता है। और साथ में फिर अपने लिए कुछ पैसे लिखे हुए होते हैं कि जो हर एक बाप का, बेटे का फर्ज है कि वो अपने बाप के लिए खर्च करे, क्योंकि वो तो अपने इस बेटे के पास रह रहे थे, तो उनको तो वो खर्च करना नहीं था। उस बेटे को वो खर्च नहीं करना था जो बाहर रह रहा था। और वो खर्च भी हर एक महीने का लगभग 5,000 या 10,000 करके लिखा हुआ होता है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से जब अंत के अंदर पूरा जोड़ घटा के जो माइनस करके सब कुछ निकलता है, तो वहां बैलेंस जो फॉरेन बेटा रहता है, पूरी अगर बंटवारा होता है तो 50 लाख रुपए उसे इस बेटे को देने हैं जो अपने पापा को अपने साथ में रख रहा है, जो यहाँ रह रहा है। और वो जो फॉरेन वाला बेटा होता है वो देख के चौंक जाता है। वो तो आया था अपने बड़े भाई के बिजनेस में हिस्सा लेने, इस नाम पे कि उसके पापा का बिजनेस है, लेकिन उसको रिटर्न में उसके पापा द्वारा वो लिस्ट मिलती है कि तुम 50 लाख रुपए दो, तब जाके हिसाब बराबर होगा, तब जाके सच में बंटवारा होगा। ये हम सबके घर की कहानी है, लेकिन हम उस बुजुर्ग की तरह डिसीजन नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ आज भी ये परिपाटी है, पिता का बिजनेस जो बेटा संभाल लेता है, जो बेटा उस पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहता है, वो 20 साल, 25 साल, 30 साल अपने जीवन की पूरा जीवन उस पिता के बिजनेस में दे देता है। और एक दिन जो बाहर बैठे रहते हैं वो आते हैं और उसमें से अपना हिस्सा लेके चले जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ ये परिपाटी चलती है। और वो जो वहां पे अपने जिस भी पेशे से बाहर रह के जो भी कमा रहे होते हैं, उनकी सर्विस हो, उनका बिजनेस हो या जो भी हो, उसमें वो 1 रुपया कभी भी घर के लिए नहीं देते हैं। ना तो वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ देते हैं और ना और किसी चीज के लिए देते हैं। लेकिन जिस दिन बंटवारे की बारी आती है, जिस दिन बंटवारा करना होता है, उस दिन वो उस हिस्से में बराबर का लेने के लिए आ जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बेटा आपके साथ जीवन भर काम कर रहा था, उसने भी तो कुछ कमाया होगा, उसको उसका अलग से कुछ क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो आज की पीढ़ी अगर कह रही है कि हमें अपने पिता का बिजनेस नहीं करना है क्योंकि ये जो जॉइंट बिजनेस होते हैं इनमें लास्ट में जाके हम घाटे में रह जाते हैं, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? वो तो इस मायने में कुछ गलत कह नहीं रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं आज ऐसा ही होता है। आज घर घर की ये कहानी है, हम सबके घरों में ये सारी की सारी चीजें हो रही है, लेकिन कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। बाहर रहने वाले बेटों के लिए इस नाम के ऊपर मम्मी पापा पूरा खर्च कर देते हैं, जो जिस भी बेटे के साथ रह रहे हैं या जहां भी रह रहे हैं, इस बात के ऊपर सब कुछ खर्च कर देते हैं कि हमारा फर्ज है हमारे बेटों के लिए, हम तो पूरा करेंगे ही। तो जितनी भी ज्वेलरी आती है, जितनी भी चीजें आती है सबके लिए बराबर आता है।
लेकिन वहां पे जो बेटा रह रहा है वो अपनी कमाई से कुछ भी खरीद रहा है, कुछ भी ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसका यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मम्मी पापा पूछने की जहमत नहीं उठाते हैं कि तुम भी कमाई कर रहे हो, तुम्हारा भी कोई हिस्सा यहाँ आना चाहिए। लेकिन वो यहाँ से सब कुछ उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं, सब कुछ उन्हें दे रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे घरों में घर टूटने के। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मम्मी पापा को अपने फर्ज नहीं निभाने चाहिए, लेकिन मम्मी पापा को ये समझना बहुत आवश्यक है कि उनके साथ जो बेटा रह रहा है वो भी काम कर रहा है, तो उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस अलग से होना चाहिए। क्योंकि वो उनके साथ काम कर रहा है तो क्या हुआ, काम तो कर ही रहा है। वो उनके साथ नहीं करता तो कोई और करता तो सही। और यहीं पे सारी की सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। और हम इस बात की गहराई में जाना ही नहीं चाहते। मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, उसके बाद में बच्चे प्रॉपर्टी के लिए कुत्ते बिल्ली की जैसे झगड़ते हैं। हम सब ने देखा है, हम सब देखते हैं। घरों के झगड़े पहले सड़क पे आते हैं और सड़क से फिर न्यायालय तक पहुंचते हैं। एक नहीं, हजारों केस हमारे आसपास, और ये हमारे घरों में होते हैं ये झगड़े, किसी और घर में नहीं होते। हम झगड़ते हैं आपस में। और एक बात और कहना चाहूंगी कि आप में से अगर कोई ये कहो कि आज के दिन लालच बढ़ गया है, आज इस तरह के झगड़े बढ़ गए हैं, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। झगड़े आज के 100 साल 200 500 साल पहले भी होते थे और आज भी होते हैं। ये तो ह्यूमन नेचर है, होते ही रहेंगे। इन सबके बीच में हमें एज ए पेरेंट हमारी जिम्मेदारियां डिसाइड करना बहुत आवश्यक है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। जब हम इस तरह की चीजें करते हैं, भेदभाव जब हम लाइफ में करना शुरू कर देते हैं, जो बाहर रहते हैं उनके लिए विशेष प्रेम जब हमारा उमड़ने लगता है, हम जिनके साथ रह रहे हैं उनसे जब हम कन्नी काटने लगते हैं या जाने अनजाने में ऐसा कर देते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता जानबूझकर कोई भी पेरेंट ऐसा करता होगा, लेकिन अनजाने में ऐसा हो जाता है। और ये जो अनजाने भुगतनी पड़ती है, उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमें रहना उनके ही साथ है। फिर डेफिनेटली वो उतना ध्यान हमारा नहीं रखते हैं या उतनी केयर वो हमारी दिल से नहीं कर पाते हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए। और फिर हम कहते हैं कि इन्होंने हमें उपेक्षित कर दिया। हम उपेक्षित हो जाते हैं हमारे व्यवहार की वजह से, हमने जिस तरह के स्टेप्स लिए होते हैं, जिस तरह के डिसीजंस लिए होते हैं, उनकी वजह से। हो सकता है आपको बुरा लगे सुनने में, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि माँ बाप को, मम्मी पापा को जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल अच्छी तरह से हो, तभी अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन अपने बच्चों में कर देना चाहिए। उन्हें बता देना चाहिए कि किसके हिस्से में क्या आने वाला है। अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके, ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके घर में ज्यादा सौहार्द रहेगा, ज्यादा अच्छा वातावरण रहेगा, ज्यादा हंसी खुशी रहेगी। क्योंकि सबको अपने अपने हिस्से का कमाना है, सबको अपने अपने हिस्से का खाना है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो मैं कहना चाहती हूं कि हम आज जो करते हैं वो पलट के 20 साल 25 साल बाद रिपीट होता है, तो हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और एक चीज जो हमारे घरों में होती है, आज भी होती है, बहुत सारे घरों में होती है, कि हम लड़की को उसके मायके वालों से जज करते हैं। हम कहने में बिल्कुल देर नहीं लगाते कि तुम अपने पापा के घर से लेके आई हो क्या, या पापा के घर की हो क्या। अब वो लड़की अगर पलट के अपनी सास को कह दे, वो लड़की एक बार अगर पलट के अपनी सास को कह दे कि आप क्या अपनी माँ के घर से लेके आई थी, तो आप सोचिए कि उस लड़की को पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा समाज क्या क्या नहीं कह के संबोधित कर देगा। वो लड़की सुनती आ रही है कि तुम अपने पापा के घर से लाई हो क्या, या हमारे घर में तो ऐसा नहीं चलता। तो वो लड़की भी तो अपनी सास से कह सकती है, क्योंकि सास भी तो किसी और घर से आई है। सास ने भी तो यहाँ पे जन्म नहीं लिया। वो सास जब किसी और घर से आके आज इस घर की महारानी बन गई है, इस घर की मालकिन बन गई है, इस घर की हेड बन गई है, तो फिर उस बहू भी तो आने वाले दिन में बनेगी, तो वो डेफिनेटली ये कहेगी। जब आप बहू को ये कहते हो कि तुम अपने मायके से लेके आई हो, तो आपको सोचना चाहिए कि आप अपने मायके से लेके आए थे। आप भी तो अपने मायके से नहीं लाए थे, फिर आज आप किस आधार पे ये कह देते हो कि अपने मायके से लाए हो क्या। और ये प्रश्न बहुत सारे, कितनी सारी लेडीज लोगों ने मुझे लिख के भेजा है कि दीदी हम तो आए दिन ये सुनते हैं कि तुम अपने मायके से लाई हो क्या। इवन अगर बर्बाद चला जाए खाना थोड़ा सा, तो सास कहने में टाइम नहीं लगाती, अपने मायके से लाई हो क्या जो बर्बाद कर रही हो। ये जो डिफरेंसेज है, ये मायका, ये ससुराल, यहाँ की लड़की वहां की लड़की, ये इसके राइट्स नहीं है, वो उसके राइट्स नहीं है, काम उसे करना है, डिसीजन और कोई ले रहा है, उसको क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है, उसके डिसीजंस उसके अपने नहीं हैं। मतलब वो 10 20 30 साल जो उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में गुजारने के लिए मिलते हैं, उसके ऊपर इतनी ज्यादा जो पाबंदियां होती है, हर एक तरह से उसको वश में करने की कोशिश की जाती है, वो सारा सब कुछ निकलता है उस दिन जब उसके हाथ में पावर आते हैं, उसके हाथ में सत्ता आती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो बदला लेती है,
बदला वो शायद नहीं लेती है, लेकिन जाने अनजाने में ऐसी चीजें हो जाती है, क्योंकि ये दिमाग की प्रोग्रामिंग हम अपने आप उस तरह से काम करती है। मैंने तो ऐसी ऐसी सास देखी है जो अपनी बहू को आशीर्वाद देती है, जब बहू उनके पेट छूती है तो उसको आशीर्वाद मिलता है, सबको खुश रखो। आपको शायद आश्चर्य हो सुन के, लेकिन ये सच्चाई है। ये बहू को आशीर्वाद दिया जाता है एक सास की तरफ से, सबको खुश रखो। ऐसा नहीं कि तुम खुश रहो, सबको खुश रखो, ये एक आशीर्वाद है, ये हमारे यहाँ दिया जाता है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, और दुनिया में हर कोई जानता है कि अगर दूसरों को खुश रखना होता है तो अपनी खुशियों से सबसे पहले समझौता करना होता है। हम दूसरों को खुश तब ही कर सकते हैं जब हम हमारी हर एक खुशी से समझौता कर ले। हम सोचे हमारी खुशियां पूरी हो जाए और उसके बाद हम दूसरों को हर एक बात के लिए खुशी कर दे, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये जब आशीर्वाद के रूप में बहू को दिया जाता है कि दोस्त तुम सबको खुश रखो, तो आप सोचिए कि उसकी क्या सोच अपनी सास के लिए बनेगी आने वाले टाइम में। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चों को सुधारना है, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी सुने, बच्चे हमारी केयर करें, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम बच्चों को बचपन में संस्कारित करें, बच्चों को बचपन में सिखाएं। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारे बेटे बहू हमारी इज्जत करें, हमें समझे, तो हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि जिस उम्र में वो हमसे जुड़ते हैं, जिस उम्र में बहू हमारे घर में आती है, उस उम्र में हम उसे समझें, हम उसे वैसे ही संभालें जैसे छोटे से बच्चे को संभाला जाता है। हम उसकी गलतियों को वैसे ही नज़रअंदाज करें जैसे हमारी बेटियों की गलतियां हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इतना बड़ा दिल हम रख नहीं पाते हैं, और जब हम इतना बड़ा दिल नहीं रख पाते हैं, जब हम हमारे घर में बहू ही लेके आते हैं, तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो बहू हमें मम्मी पापा समझ ले। जब हम बहू लेके आए हैं तो वो तो सास ससुर ही समझेगी। जब हम ये कह देंगे कि हमारी तो किस्मत खराब है, पहले माँ बाप की सेवा करते थे अब बहू की सेवा करने लग गए, तो वो कैसे फिर हमें उस रूप में देखेगी, क्योंकि वो जानती है कि उसके मम्मी पापा 4 जन्म में उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते थे कि हमारी किस्मत खराब है, हमें तो इसकी सेवा करनी पड़ेगी। वो जानती है बहुत अच्छी तरह से, वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उसकी माँ होती तो उसके हाथ से चम्मच नहीं लेती कभी भी। वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि उसकी माँ होती तो ये नहीं कहती कि तुम्हारे रूम में पानी या दूध या चाय या खाना पकड़ाना मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं नहीं पकड़ाती। वो कभी, वो जानती है बहुत अच्छी तरह से उसकी मम्मी ऐसा नहीं करती। तो डिफरेंसेज हमने क्रिएट कर दिए हैं, हमने फ़र्क पैदा किए हैं एक बेटी में, एक बहू में, एक बेटे में, और वो फ़र्क हमें परेशान करते हैं, हमें दुखी करते हैं। और तब हम कहते हैं कि बहू मुँह फट हो गई, तब हम कहते हैं बहू सामने जवाब देती है, तब हम कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, तब हम कहते हैं हमारा बेटा हमारे हाथ से चला गया। इन रिश्तों को समझना, इन रिश्तों को संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपसे बात ना करें, और आपके बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे कट के रहो। लेकिन जब हमें इस तरह का माहौल शुरुआत से क्रिएट करते हैं, इस तरह की चीज़ें जब हम हमारे घरों में प्रारंभ कर देते हैं, तो अपने आप इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है, वो बिना किए हो जाता है। और कब उसका इम्पैक्ट हमारे घरों में आता है, कब हमारे घर में कोल्ड वार शुरू हो जाता है, कब हम एक ही छत के नीचे रहते हुए आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कब हम सारा परिवार एक साथ बैठना बंद कर देते हैं। हमारे घर में कई कई दिन निकल जाते हैं सबको एक दूसरे से बात किए हुए, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। इस सारी की शुरुआत उस दिन से होती है जब हम पूर्वाग्रह लेके हमारे घर में बहू को लेके आते हैं, और इसका नतीजा हम जिंदगी भर भुगतते रहते हैं। फिर लास्ट तक वो बहू हमारी सेवा तो करेगी, वो सब कुछ करेगी, वो कुछ समाज के डर से करेगी, कुछ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए करेगी, लेकिन वो आपको अपनी माँ नहीं समझ पाएगी। उसका दिल से आपके लिए वो ममत्व नहीं आ पाएगा जो आ जाना चाहिए था, जो स्वाभाविक रूप से आना चाहिए था, वो नहीं आ पाता है। क्योंकि जो कड़वी यादें, जो कड़वी दवा आपने उसको खिलाई होती है, वो दवा बीच बीच में निकल के अपना असर दिखाती रहती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो वाणी का घाव होता है वो बढ़ता नहीं है कभी, ये कभी नहीं बढ़ता है, ये कभी ना कभी सामने वापस निकल के आ ही जाता है, और वो बहुत परेशान करता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें, और हम आज की पीढ़ी को भी मैं कहना चाहूंगी कि बड़े बुजुर्गों ने कभी कुछ कह दिया है, जिस भी भावना से कहा हो, जैसे भी कहा हो, हम उसे बहुत हद तक लगा के ना रखें, हम समय के साथ उसको भूलने की कोशिश करें। लेकिन जब मैंने ये जवाब दिया, ये जवाब मैंने अभी रिसेंट परसों दिया था, और उनका पलट के जवाब आया कि दीदी 25 साल पहले ऐसा होता था, 20 साल पहले ऐसा होता था, 15 साल पहले ऐसा होता था, 10 साल पहले ऐसा होता था, 5 साल पहले ऐसा होता था, और आज भी ऐसा ही होता है। तो हम कैसे फिर पुरानी बातों को भूल जाएं, क्योंकि ये बातें पुरानी नहीं है, आज भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है।
आज भी घर में हमें किसी दूसरे प्राणी की तरह हमारे साथ बिहेव किया जाता है। पता है काम भी हम करेंगे, सारा सब कुछ हम करेंगे, फिर भी हमें इसी तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो कैसे फिर हम इन चीज़ों को बर्दाश्त कर ले, कैसे हम इन चीज़ों को सहन कर ले? इसका जवाब शायद ना आपके पास है ना मेरे पास है। इसका जवाब केवल इसी चीज़ में है कि हमें ज़माने के साथ चलना होगा, उस ज़माने के साथ जो आज चल रहा है। हम अगर बात बात पे ये कहेंगे हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारे ज़माने में तो वैसा होता था, हम हमारी सास को इतना बोल देते थे वो पलट के जवाब नहीं देती थी, हम हमारी सास के लिए इतना कुछ करते थे तो कुछ नहीं होता था, हम हमारी सास के लिए ऐसा करते थे, हम हमारे ससुर के लिए ऐसा करते थे, हम इसके लिए ऐसा करते थे, हम उसके लिए वैसा करते थे। ये आज की बहू आपसे ये सारी बातें नहीं सुनेगी, क्योंकि आप ये भूल जाते हो कि आपका ज़माना आज भी है। आप परलोक नहीं गए हैं, आप इसी दुनिया में जी रहे हैं, तो ये ज़माना आपके लिए भी आज ही है। ये अलग बात है कि जिस समय आपकी परवरिश हुई उससे ये समय बदल गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ज़माना केवल आपकी बहू के लिए या आपके पोते पोते के लिए है। ये ज़माना आपके लिए भी उतना ही है, बस आपको अपनी एज के साथ उस ज़माने में खुद को ढालना होगा। और इतना अगर आप कर लेते हो तो ये ज़माना आपको कुछ नहीं कहता है, ये ज़माना के साथ आप चलने के लिए तैयार हो जाते हो। मुझे आश्चर्य होता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है जब मैं देखती हूँ कि घरों के अंदर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बहू के ऊपर आ जाती है, इतनी ज़्यादा कि जो सास बिल्कुल यंग है, जो सारे काम कर सकती है, जो बाहर जाके भी सबके काम करके आती है, उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका रूम उनकी बहू साफ करे, उनके कपड़े उनकी बहू धुलाई करे, उनके कमरे की झाड़ू उनकी बहू करे। ये करने में कोई बुराई नहीं है, घर की बहू है, उसे करना चाहिए सारा काम। लेकिन आप, वो घर की बहू है इसलिए वो ही करेगी, जब ये फीलिंग आ जाती है, ये भावना आ जाती है, तो सारा गड़बड़ हो जाता है काम। वहां पे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सारे काम आपकी बेटी नहीं कर रही थी। तो ये बेटी और बहू को हम दो तराजू पे तोलते हैं और प्रॉब्लम वहीं पे शुरू होती है। पहले क्या होता था क्या नहीं होता था पता नहीं है, लेकिन आज हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि जब आज हम हमारी बेटी और बेटे को एक तरह की परवरिश दे रहे हैं, एक तरह से उन्हें बड़ा कर रहे हैं, तो हमें आने वाली बहू और बेटी में भी फर्क नहीं करना चाहिए। ये पहले के जमाने में ये सारी चीजें चलती थी, क्योंकि तब हम हमारी बेटी और बेटे में भी फर्क करते थे। तब वो बहू भी प्रिपेयर होके आती थी कि, क्योंकि वो अपने पीयर के अंदर डिफरेंसेस देखती थी, उसे पता था उसके भाई को दूध का ग्लास दिया जाता है, उसे नहीं दिया जा रहा है। उसे पता होता था कि उसके भाई को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा जा रहा है और मुझे कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया जा रहा है। वह अपने घर में डिफरेंसेस देखती भी बड़ी होती थी। तो उसके ससुराल में जब उसके साथ भेदभाव किया जाता था, वह उसे बर्दाश्त कर लेती थी, उसके सहन हो जाता था, या वो उसे बहुत आम ले लेती थी, उसे लगता था कि ऐसा ही होता है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है। आज की परिस्थितियों में हम, हमारी बेटी और हमारे बेटे, इन दोनों की परवरिश हम बराबर कर रहे हैं, हम दोनों को एक जैसी परवरिश दे रहे हैं। और जब इस घर की बेटी जो एक सी परवरिश से पल के बड़ी आई है, जिसे इस बात का कोई एहसास नहीं है कि वो बेटी है इसलिए उसे दबना होगा, वो बेटी है इसलिए उसे दबाया जाएगा या उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, ऐसा उसने अपने मायके में आज नहीं देखा है, क्योंकि आज परिस्थितियां बदल गई है। हमारे घर में भी हमने परिस्थितियां बदल ली है। वो जब फिर हमारे ससुराल में आती है और उससे वहां जब बात बात पे ये दिखाया जाता है कि वो अलग है और उनकी जन्म दी हुई बेटी अलग है, वो अलग है और बेटा अलग है, जब उसके लिए वो सारे सामान छोड़े जाते हैं जो घर में बच जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बेटे के लिए रखी जाती है और कुछ जो थोड़ी नरम चीजें होती है वो चीजें बहुओं के लिए रखी जाती है, तो ये आज की बहू बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सोल्यूशन क्या निकालेगी? उसके पास सोल्यूशन क्या है? दो सोल्यूशन उसके पास होते हैं। पहला सोल्यूशन होता है कि उसके पास थोड़ा भी पावर, आज के भी दिन जो आजकल की लड़कियों में बहुत ज्यादा है, आजकल की लड़कियां रिश्तों की इतनी परवाह नहीं करती, आजकल की लड़कियां का ईगो बहुत बड़ा होता है, तो वो आते ही अलग हो जाती है और फिर आप कहते हो कि उसने घर तोड़ दिया। और कुछ लड़कियां जो आते ही अलग नहीं हो सकती है, उनमें बर्दाश्त करने की थोड़ी कैपेसिटी होती है, सहने की थोड़ी शक्ति होती है, तो वो फिर वेट करती है, इंतजार करती है, या इंतजार नहीं भी करें तो आने वाले समय में ऑटोमेटिकली ही चीजें बदल जाती है, और जब उनके हाथ में सत्ता आती है तो वो बदले की भावना में आ जाती है। वो न चाहे तो भी आ जाती है, चाहती नहीं है बदला लेना, लेकिन फिर भी चीजें बदल जाती है। हर एक रिश्ते को संभालना, संवारना, सजाना बहुत मुश्किल काम है।
हमने किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं ली होती है बहुओं को कैसे रखा जाना चाहिए। बहुत सोफिस्टिकेट चीज़ है आज के ज़माने में तो, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुएं बदली हुई आ रही है, उनकी परवरिश बदल गई है। लेकिन आज भी जब हम बहू के अंदर वही आदम के ज़माने की छवि देखना चाहेंगे और बात बात पे उसे सुनाएंगे। कल का एक किस्सा है, किसी ने मुझसे शेयर किया था, उनके पड़पोता हुआ तो पड़पोते की फ़ोटो उन्होंने अपनी मम्मी को भेजी, मतलब उनके यहाँ पोता हुआ, तो बड़े खुश थे। और उनकी मम्मी किसी गांव में रहती है, जिनके पोता हुआ उनकी मम्मी किसी गांव में रहती है। कल का किस्सा है ये। तो उन्होंने उसकी फ़ोटो अपनी मम्मी को भेजी पड़पोते को दिखाने के लिए कि देखो देखो आपके पड़पोता हुआ है। पड़पोता हो गया ना, उनकी मम्मी को दिखाने भेजी। और वो मम्मी जब उस फोटो को देखती है तो तुरंत फोन करती है। वो नहीं कहती कि बच्चा सुंदर है, बच्चा बदसूरत है, बच्चे की आंख बहुत सुंदर है, बच्चा कैसा लगता है दिखने में। उन्होंने बच्चे के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया होता। और वो फोन करते ही, जिन्होंने फोटो भेजी होती है उनको फोन करते ही कहती है, तुमने अपनी बहू को कितनी आजादी दे रखी है, देखो उसने हाथ में चूड़ियां भी नहीं पहन रखी है। ये आजकल की लड़कियां चूड़ियां तक अपने हाथ में नहीं पहनती, देखो उसके हाथ में चूड़ियां नहीं है, उसने बच्चे को गोद में लिया हुआ, उसके हाथ में चूड़ियां नहीं है। तो ये किस्सा जिन्होंने मुझे सुनाया था वो मुझे बताना चाह रहे थे कि आज की हालत क्या है। उन्हें खुश होना चाहिए था अपने पड़पोते को देख के, वो खुशी से फूली नहीं समानी चाहिए थी, लेकिन उनकी नजर कहां गई, बहू के हाथ पे जिसमें चूड़ियां नहीं थी। और ये जो कंपैरिजन है, आज की पीढ़ी जैसे रहना चाहती है उसे हम नहीं रहना, पुरानी पीढ़ी से उसका कंपेयर करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे साचों में ढल जाए, हमारे रीति रिवाजों को एज इट इज मानने लग जाए, वो सारा सब कुछ करे जो हम करते आए थे। वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो क्या पहनना चाहती है, कैसे रहना चाहती है, ये उसके पर्सनल डिसीजंस होने चाहिए। उसे इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके और उसके अनुसार अपना जीवन जी सके। लेकिन हम उसे इतनी आज़ादी नहीं देते हैं, और जब हम उसे आज़ादी नहीं देते तो सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो कल का किस्सा है, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पोते की फोटो देखने के लिए उनको फोटो भेजी और वो मुझे फोन पे कहती है कि अब बहू ने चूड़ियां ही नहीं पहन रखी। अब नजर उनकी कितनी तेज है कि कहाँ जाके अटक रही है। अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बड़े बूढ़ों की हम इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दे, क्योंकि वो वैसे ही देखते हुए बड़े हुए हैं, वैसा ही उन्होंने देखा है, वैसा ही सब कुछ किया है। लेकिन जब वो अपनी बेटी को वैसे ही देखते हुए बड़े हो रहे हैं, तब तो वो कम से कम अपनी बहू में उम्मीद कर ही सकते हैं कि वो जब आएगी तब वो कैसी होगी। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम बेटियों को तो हर एक तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुओं को वो एक्सेप्टेंस हम नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत का कारण ये भी एक है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि हम इस फर्क को समझें, क्योंकि हम जिन घरों की बात कर रहे हैं, जिस पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, जिस समाज की बात कर रहे हैं, वहाँ हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो पोते पोती है, वो हमसे घृणा नहीं करते हैं, वो हमसे नफरत नहीं करते हैं। वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे साथ जीना चाहते हैं, हमारे साथ हंसना बोलना चाहते हैं। लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें जो हमने परिवार में ले आते हैं, हम इस तरह के डिफरेंसेस ले आते हैं, पुरानी कहानियों, किस्से कहानियाँ सुना सुना के कुड़ते रहते हैं, उसकी वजह से ये पीढ़ी हमसे दूर होती जाती है। किसी पति या पत्नी की जब डेथ हो जाती है तो उनका सबसे बड़ा रोना होता है कि पूरा परिवार हमारे साथ नहीं बैठता आके, परिवार ने हमें अकेला कर दिया है, परिवार का कोई हमारे पास आके नहीं बैठता। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप परिवार के साथ जाके कितना बैठते हो, आपको ये देखना होगा। मैंने बहुत सारे बड़े बुजुर्गों से कहा है, जो बड़े बुजुर्ग आज परिवार के साथ बैठते नहीं है, उनकी पूजा पाठ का समय इतना लंबा चौड़ा होता है कि उन्हें अपने परिवार के लिए टाइम नहीं होता है। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि एक दिन आएगा जब आपसे पूजा पाठ भी नहीं होगी, लेकिन तब तक आपका परिवार आपके साथ बैठने की आदत को भूल चुका होगा। ये परिवार तब आपके साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि आपने इस आदत को तोड़ दिया होगा, टूट चुकी होगी ये आदतें। इसलिए आप पूजा पाठ को जितना महत्व देते हो, उतना ही अपने परिवार को भी महत्व दो। उनके लिए आप टाइम निकालो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आज अगर आपने उनके साथ टाइम स्पेंड करने की आदत नहीं डाली, आप केवल उनके ऊपर चिल्लाते रहे, उनको डांटते रहे या फिर अपनी पूजा पाठ में लगे रहे, तो वो दिन आने में देर नहीं है जब ये परिवार आपसे पहले आपको नकार देगा, आपको साइड के अंदर करके छोड़ देगा। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल में हो जाती है। इसलिए कहना चाहूंगी कि हम ध्यान रखें, इन रिश्तों को सहेज के रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। तो सबसे ज्यादा हम हमारी जुबान पे कंट्रोल रखें, हम ध्यान दें कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, क्यों हमारे मन में इतना पूर्वाग्रह इन बहुओं के लिए है, क्यों हम पहले से इतना पूर्वाग्रह लाद के बैठे हैं। ये पूर्वाग्रह अगर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में कर पाएंगे। और ये जो शिकायत हमें हमारे परिवार से है कि ये लोग हमें समझते नहीं हैं, ये लोग हमारे साथ बैठते नहीं हैं, ये शिकायत कुछ हद तक हमारी कम हो जाएगी।
लेकिन बस हमें ध्यान देना होगा। और मैं सारी बहुओं से, सारे बेटों से भी कहना चाहूँगी कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जो हो गया, जिसने जो कह दिया वो कह दिया। वो अगर आज भी कह रहे हैं, आज भी ताने मार रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें पूरे हिम्मत के साथ, पूरे अधिकार के साथ उनका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भी उतना ही घर है जितना उनका घर है। अगर हम हमारे घर को हमारा कह रहे हैं और वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ गलत कह रहे हैं, तो फिर लगने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात का हम ध्यान रखें कि जब हम हमारा अधिकार जताएं तो ये ना भूलें कि उनका अधिकार हमसे पहले यहाँ पे है, जो कि आजकल की बहुएं कर देती है। जब जिस दिन उनके हाथ में अधिकार आ जाते हैं, उनको लगता है कि सास का पत्ता पूरा कट गया है। वो सब कुछ अपने हिसाब से करने लग जाती है, अपने हिसाब से घर चलाने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बेटा उस घर को ही बेच देता है, जो घर उसके पिता का होता है। तो ये अधिकार क्षेत्र का हनन वो बेटा करे या फिर बहू करे या फिर सास ससुर करे, कोई भी करे, वो तो गलत है ही, 100% गलत है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन शुरुआत जहाँ से होती है, सास जो बहू को उसके पूरे अधिकार नहीं दे पाती, उसके लिए कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके हम हमारे जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरह से इन रिश्तों को संभाल के रख सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी है, उसका सबसे बड़ा कारण हमारे घर में चलने वाला कोल्ड वार है। ये पति पत्नी के रिश्तों में भी चलता है, माँ बेटे के रिश्तों में भी चलता है, सास बहू के रिश्तों में भी चलता है। ये हर एक रिश्ते में एक कोल्ड वार है। और इसका कारण केवल बाताबाती है, मुंह के वो शब्द है जो हम अनायास कह देते हैं, या फिर वो डिसीजंस है जो किसी और के फेवर में हम ले लेते हैं। उसे क्या पहनना है, उसे क्या खाना है, उसे क्या करना है। निवेदन करूंगी आपसे कि हम एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में ना आए। जो जिसको पहनना है, जिसको खाना है, जिसको करना है, वो करने दें। उन्हें अपना जीवन जीने दें और हम अपना जीवन जिएं, तो हम बहुत अच्छी तरह से इन रिश्तों को संभाल के रख सकते हैं।